हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जेएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़पेपर एमसीक्यू सीरीज को, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 43 टॉपिक हम प्रीवियस सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में, देन हम जानेंगे निसार मिशन के बारे में, चर्चा करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, और अभी तो ग्लेशियर्स डुरुंग ड्रंग एंड पेंसिलंगपा ग्लेशियर्स अभी चर्चा में रहे तो डिस्कस करेंगे इनके बारे में। कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे शून्य कैंपेन के बारे में। इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो अलायंस है इसका जो उद्देश्य है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जिसमें बिग कैट से संबंधित जो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन है उसका डिसेमिनेट किया जा सके, उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ग्लोबल अलायंस है ये प्रोवाइड कराता है अश्योर सपोर्ट फॉर द 5 ईयर्स के लिए और गारंटेड फंडिंग की जाएगी $100 मिलियन की। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो जनरल असेंबली है कंसिस्ट करती है सभी मेंबर्स कंट्रीज को, और इसके अंतर्गत जो काउंसिल होगी उसमें कम से कम इसमें 5 मेंबर्स और अधिक से अधिक इसके अंतर्गत 20 मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं, इलेक्ट किए जाएंगे 5 ईयर्स टर्म के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो अलायंस है इसका जो उद्देश्य है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जिसके अंतर्गत बिग कैट के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है उसका प्रसार किया जा सके, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये 5 सालों के लिए अश्योर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ इसमें जो गारंटेड फंडिंग की जाएगी $100 मिलियन की, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसमें जो जनरल असेंबली होगी ये सभी मेंबर्स कंट्रीज इसके अंतर्गत शामिल होंगी, और इसमें जो मेंबर हैं एटलीस्ट चुने जाएंगे 7, और जो मैक्सिमम जो मेंबर इसके अंतर्गत चुने जाएंगे वह हैं 15, ना कि 5 एंड 20 मेंबर्स। तो इसके अंतर्गत कम से कम 7 और अधिक से अधिक 15 मेंबर्स इसके अंतर्गत इलेक्ट किए जाएंगे 5 सालों के लिए। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो इंडिया ने अपनी लीडरशिप में वे तैयार है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च करने के लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बिग कैट्स के लिए। अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो इसलिए जो अलायंस है इसका उद्देश्य है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जिसके अंतर्गत बिग कैट के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है उनसे संबंधित अवेयरनेस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इसके अंतर्गत इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जा सके, उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। साथ ही साथ इसमें जो एलिजिबल स्पीसीज हैं 7 मेजर बिग कैट्स इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें टाइगर है, लॉयन है, लियोपार्ड, स्नो लेओपार्ड, पूमा, जगुआर एंड चीता इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा अगर हम इनके आयुषियन स्टेटस की बात करें तो जो टाइगर का जो आयुषियन स्टेटस है वह इंडेंजर्ड है, और जो लॉयन है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक एशियाटिक लॉयन और एक दूसरा है अफ्रीकन लॉयन। तो जो एशियाटिक लॉयन है उसका जो आयुषियन स्टेटस है वह इंडेंजर्ड है, और जो अफ्रीकन लॉयन है उसका जो आयुषियन स्टेटस है वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके अलावा जो लियोपर्ड है उसका जो स्टेटस है वह वल्नरेबल, स्नो लियोपर्ड का भी वल्नरेबल, और जो पूमा है वह लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल है, और जो जगुआर है वह नियरली थ्रेटन्ड है। चीता की अगर हम बात करें तो ये भी 2 कैटेगरीज की होती है, एक एशियाटिक चीता और एक होता है अफ्रीकन चीता। तो जो एशियाटिक चीता है वह है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और जो अफ्रीकन चीता है वह इसके अंतर्गत वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। तो ये 7 मेजर बिग कैट्स हैं जिसको इसके अंतर्गत कवर किया जा रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत, और इसकी जो फंडिंग होगी जो ग्लोबल अलायंस को प्रोवाइड कराया जाएगा अश्योर्ड सपोर्ट फॉर द 5 ईयर्स के लिए, और गारंटेड फंडिंग की जाएगी $100 मिलियन की। लेकिन इसके बाद जब आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, इसकी जो मेंबरशिप फीस होगी या जो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बायलैटरल या कोई मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इसकी फंडिंग इसके बाद 5 सालों के बाद की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी मेंबरशिप की, तो इसमें जो मेंबरशिप सभी के लिए खुली हुई है, जो भी 97 रेंज कंट्रीज हैं जो कि होस्ट हैं या जो नेचुरल हैबिटाट हैं इनकी बिग कैट्स के। साथ ही साथ कोई इंटरेस्टेड कोई अगर नेशंस है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वह भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकती है। अगर हम इसके बारे में एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें एडवोकेसी की जाएगी, इनकी पार्टनरशिप की जाएगी जो मेंबर्स कंट्रीज के बीच में, इनके बीच में नॉलेज शेयर की जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करने का प्रयास किया जाएगा, इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, साथ ही साथ
साथ जो एक्सपर्ट ग्रुप्स होंगे इन कंट्रीज़ के बीच में तो वह भी इनके ग्रुप में साझा किए जाएंगे। साथ ही साथ जो गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर होगा एक जनरल असेंबली का, जिसके अंतर्गत सभी मेंबर्स कंट्रीज इसके अंतर्गत शामिल होंगी और इसमें एटलीस्ट 7 मेंबर्स शामिल होंगे और जो मैक्सिमम जो मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल होंगे जो कि इलेक्ट किए जाएंगे वह 15 मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं फॉर द 5 ईयर टर्म के लिए। साथ ही साथ जो जनरल असेंबली होगी वह अपॉइंट करेगी जो IBCA है उसके सेक्रेटरी जनरल को फॉर द स्पेसिफिक टर्म के लिए, और ये किसके द्वारा किया जाएगा, रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा। इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि इसकी जो फंडिंग की गई है, जो 22 स्पीसीज के लिए जो फंडिंग की जाती है उनकी जो एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए, तो वह इसकी जो फंडिंग है 7 बिग कैट्स के लिए वह काफ़ी ज़्यादा है। और जो पहले से जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके लिए जो फंडिंग है वह अभी काफ़ी कम है, और इसके बाद भी इन 7 मेजर जो बिग कैट्स हैं उन पर इतना ज़्यादा इसमें फंडिंग की जा रही है, तो इस तरीके से इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। अगर हम बात करें एक हमारा जो 22 स्पीसीज़ के लिए एक स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम चलता है, अगर हम उसकी बात करें तो ये कंट्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जो हमारी कैरिस्मेटिक जो स्पीसीज हैं जिनको कई सारे खतरे हैं और जो एक तरीके से उनका जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया है या उनके लिए जो ट्रेड से संबंधित उनको खतरा है, तो इस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो स्कीम है असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल जो पार्क्स एंड सेंचुरीज, तो पहले इसके रूप में इसको जाना जाता था, इसको फॉर्मुलेट किया गया, इसको रीनेम्ड किया गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के रूप में। और ये जो किया गया था वह 11th प्लान जो पीरियड था 2007 से 12 के बीच में, तो उस दौरान इसका जो प्रोग्राम को बनाया गया था IDWH को। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है इन कंसल्टेशन विद द वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है उससे कंसल्ट करके और जो अदर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है उनसे कंसल्ट करके इसने आइडेंटिफाई की है 16 टेरेस्ट्रियल और 6 एक्वेटिक स्पीसीज को, यानी कि टोटल इसके अंतर्गत 22 स्पीसीज को इसके अंतर्गत प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम बात करें इन 22 स्पीसीज के बारे में, तो जो एशियन वाइल्ड बफेलो है, तो अगर हम इसके आयुष्यन स्टेटस की बात करें तो इसका जो स्टेटस है वह इंडेंजर्ड है। एशियाटिक लोइन की जैसे कि हमने बात की उसका स्टेटस है इंडेंजर्ड, और जो संघाई डियर है उसका भी स्टेटस इसके अंतर्गत इंडेंजर्ड है। जबकि जो डुगोंग है जिसको सी काऊ कहा जाता है उसको स्टेटस वल्नरेबल है, और जो एडिबल जो नेस्ट जो स्विफ्ट लेट होता है उसका स्टेटस इसके अंतर्गत लीस्ट कंसर्न है, और जो गैंगेटिक जो रिवर डॉल्फिन है उसका स्टेटस इसके अंतर्गत इंडेंजर्ड है। साथ ही जो ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साथ ही साथ हंगुल है जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडियन जो राइनो है जिसको ग्रेट हॉर्न राइनोसोरस कहा जाता है, इसका आयुष्यन स्टेटस वल्नरेबल है। और जो जैडन कर्सर है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मालाबार सिबेट है वह भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके अलावा इसमें जो कुछ मराइन जो टर्टल्स इसके अंतर्गत शामिल हैं जिसमें हॉक्सबिल और कैम्स रीडले हैं, ये दोनों इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। साथ ही साथ जो ग्रीन जो टर्टल है उसका जो स्टेटस है वह इंडेंजर्ड है, और जो लॉगर हेड है और जो वल्नरेबल है, और जो लेदरबैक टर्टल है उनका आयुष्यन स्टेटस इसके अंतर्गत वल्नरेबल है। इसके साथ ही जो निकोबार जो मेगापोड है इसका स्टेटस इसके अंतर्गत इंडेंजर्ड है। सॉरी, जो निकोबार जो मेगापोड है उसका स्टेटस वल्नरेबल है। और जो नीलगिरी ताहर है और जो स्नो लियोपार्ड है, तो जो नीलगिरी ताहर आता है वह इंडेंजर्ड आयुष्यन स्टेटस है, और जो स्नो लियोपार्ड और जो स्वयं डिवियर्स हैं ये दोनों ही वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा कुछ बल्चर्स की कैटेगरी है। अगर हम उन बल्चर्स की कैटेगरी की बात करें तो ये टोटल 9 बल्चर्स की कैटेगरीज हैं। अगर हम उनमें को बात करें तो ये एक होता है OLSR के रूप में इनको याद कर सकते हैं, और ये जो OLSR जो कैटेगरी है वह इसके अंतर्गत क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जिसमें O से है ओरिएंटल वाइट बैक बल्चर जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। स्लेंडर बिल्ड बल्चर जिसको जिप्स बल्चर भी कहा जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। लॉन्ग बिल्ड जो बल्चर है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। रेड हेडेड बल्चर इसके अंतर्गत इन चारों को क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसके अंतर्गत आयुष्यन स्टेटस प्राप्त है। इसके अलावा जो इजिप्शियन जो बल्चर है उसको इंडेंजर्ड, और जो इंडियन ग्रिफॉन है वह लीस्ट कंसर्न है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ ये जो हिमालयन ग्रिफॉन होता है नियरली थ्रेटन्ड है। सिनोरस जो बल्चर है वह इसके अंतर्गत नियरली थ्रेटन्ड है, और जो बियर्डेड जो बल्चर होते हैं उसको भी नियरली थ्रेटन्ड की कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो इसके अंतर्गत जो 5 हैं वे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो OLSR से आप याद कर सकते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और जो इजिप्शियन जो बल्चर है उसको आप ई से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ई से इजिप्शियन और ई से ही इंडेंजर्ड इसके अंतर्गत आप इसके अंतर्गत लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो नॉर्दर्न रिवर जो टेराफिन है जिसको बाटा को जो कछुआ होता है उसके रूप में जाना जाता है, तो इसका जो स्टेटस है
वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके अलावा जो क्लाउडेड लेपर्ड है उसको वल्नरेबल स्टेटस प्राप्त है, और जो हम्पबैक व्हेल है वह है लीस्ट कंसर्न, और जो रेड पांडा है वह इसके अंतर्गत इंडेंजर्ड है। और जो काराकसल होता है जिसको अभी हाल ही में शामिल किया गया है, तो ये एक वाइल्ड कैट के रूप में जाना जाता है जिसको काराकल कहा जाता है, और इसका जो स्टेटस प्राप्त है IUCN में वह लीस्ट कंसर्न इसके अंतर्गत प्राप्त है। तो इस तरीके से जो स्पीसीज जो रिकवरी प्रोग्राम है उसके अंतर्गत 22 स्पीसीज ये इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निसार मिशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि निसार है एक मिडिल अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी होगा जो कि जॉइंटली डेवलप किया गया है नासा एंड इसरो के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो निसार है एक तरीके से मैप कर सकता है एंटायर ग्लोब की इन द 15 डेज के अंतर्गत। तो इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि नासा इसके अंतर्गत प्रोवाइड करा रहा है एल बैंड रडार को, और इसरो इसके अंतर्गत प्रोवाइड करा रहा है एस बैंड रडार को। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो निसार है एक जो कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत ऑब्जर्वेटरी नहीं होगी, बल्कि ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत ऑब्जर्वेटरी होगी जो कि जॉइंटली डेवलप किया गया है नासा एंड इसरो के द्वारा। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो निसार होगा एक तरीके से पूरे एंटायर ग्लोब को 12 दिन में इसके अंतर्गत द्वारा उसकी पूरी तरीके से मैपिंग की जा सकेगी, ना कि 15 दिन में। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि नासा के द्वारा इसमें प्रोवाइड कराया गया है एल बैंड रडार को, और इसरो के द्वारा इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया गया है एस बैंड रडार को, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव्ड हुआ है नासा जो निसार मिशन के अंतर्गत जो सैटेलाइट्स है फ्रॉम द US स्पेस एजेंसी से, ये भारत में आ गया है। अगर हम बात करें निसार की, तो ये जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत एक ऑब्जर्वेटरी होगी जो कि जॉइंटली डेवलप किया गया है नासा एंड इसरो के द्वारा। इसके अलावा ये एक्सपेक्टेड है कि इसको लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2022 के अंतर्गत फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसके अलावा अगर हम बात करें जो निसार है एक तरीके से मैप कर सकता है पूरे एंटायर ग्लोब को, और ये इसका जो कितने में कर सकता है 12 दिन के अंतर्गत। इसके साथ ही सैटेलाइट जो ऑपरेट की जाएगी ये मिनिमम 3 ईयर तक इसको ऑपरेट इसके अंतर्गत किया जाएगा। साथ ही साथ ये प्रोवाइड कराएगी स्पेशली और जो टेम्परली जो कंसिस्टेंट जो डेटा है, जिससे समझ में आ सकेगा कि किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं अर्थ के इकोसिस्टम में, उसके आइस मास में, उसके वेजिटेशन बायोमास के अंतर्गत। साथ ही साथ जो सी लेवल राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा, उसकी भी इसके अंतर्गत एनालिसिस की जा सकेगी। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है और जो नेचुरल जो हैजार्ड्स आते रहते हैं जिसके अंतर्गत अर्थक्वेक है, सोनामीज हैं, वॉल्केनोस हैं और जो लैंडस्लाइड्स हैं, तो इनसे संबंधित जो डेटा इसको प्राप्त होता रहेगा, तो इससे हम इसमें एक बेटर एनालिसिस इनके बारे में कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो ये एक तरीके का 2800 किलोग्राम का सैटेलाइट्स होगा जिसके अंतर्गत एल बैंड और एस बैंड इसके अंतर्गत सिंथेटिक अपर्चर्स लगे होंगे, जिसके अंतर्गत एक तरीके से डुअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार सैटेलाइट्स के रूप में ये काम कर पाएगा। ये एक तरीके से एल एंड एस डुअल इसमें सिंथेटिक अपर्चर्स होंगे जिसके अंतर्गत ऑपरेट कर सकेगा स्वीप सिंथेटिक अपर्चर रडार के रूप में, और इस टेक्निक के द्वारा ये एक तरीके से हाई रिजोल्यूशन डेटा इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जा सकेगा। साथ ही साथ ये कैपेबल होगा जो क्लाउड्स होंगे उसको पेनिट्रेट करने में, और ये एक तरीके से नाइट में भी इसके अंतर्गत द्वारा जो डेटा इसके अंतर्गत लिया जा सकता है, और इसमें जो वेदर कंडीशंस इसको प्रभावित नहीं करेंगी। और इसमें जो सार है एक तरीके से जो पेलोड इसके अंतर्गत माउंट किया जा रहा है वह है इंटीग्रेटेड रडार इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर को और स्पेसक्राफ्ट बस को इसके अंतर्गत, जो कि एक तरीके से ऑब्जर्वेटरी के रूप में जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो भेजी जा रही है उसके रूप में इसको जाना जाएगा। इसमें नासा के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है एल बैंड रडार को, जीपीएस को और हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर्स को टू द स्टोर डेटा के लिए। इसके अलावा उनके द्वारा एक पेलोड डेटा सब सिस्टम भी इसके द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा इसरो के द्वारा इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है एस बैंड रडार को, और जो जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल है यानी कि GSLV, तो इसके द्वारा ही इसको भेजा जाएगा। अगर हम बात करें एस बैंड रडार की, तो ये ऑपरेट करता है जो वेवलेंथ है 8 to 15 सेंटीमीटर और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है 2 to 4 गीगाहर्ट्ज तक, जो कि एक तरीके से किसी भी वेदर के अंतर्गत ये ऑब्जर्वेशन करने में सक्षम इसको बनाता है इसी फ्रिक्वेंसी के कारण।
साथ ही साथ इसमें जो 39 फुट स्टेशनरी इसमें एंटीना रिफ्लेक्टर्स भी लगे होंगे और इसमें गोल्ड प्लेटेड वायर मैश होंगे जो कि रिफ्लेक्ट करेंगे और इसको यूज किया जा सकता है जो रडार सिग्नल्स हैं जो कि इमिट किए जा रहे हैं और जो भी रिसीव कर सकते हैं अपवर्ड फेसिंग फीड और जो इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको धरती पर इसमें प्राप्त किया जा सकेगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया निसार मिशन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है एक तरीके की फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग है जिसके अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी है जो कि क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड होती है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसके अंतर्गत जो सुपर पोजिशन होता है उसका मीन्स ये होता है कि जो एबिलिटी होती है क्वांटम सिस्टम की वह मल्टीपल स्टेट में एक साथ रह सकती है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंटेंगलमेंट होता है उसके अंतर्गत तो इसमें जो एबिलिटी होती है दो मेंबर्स ऑफ इसके अंतर्गत जो पेयर्स होते हैं क्यूबिट्स के उसके अंतर्गत एक सिंगल क्वांटम स्टेट में वह रह सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है एक फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग होती है जो कि बेस्ड होती है क्वांटम थ्योरी पे, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है इसके अंतर्गत दो एक तरीके के फिनोमेना होते हैं जिसमें एक सुपरपोजिशन होता है और सेकेंड होता है इंटेंगलमेंट। तो जो सुपरपोजिशन के अंतर्गत क्या होता है कि जो क्वांटम सिस्टम होता है वह मल्टीपल स्टेट में रह सकता है एक ही समय पर, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इंटेंगलमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि जो एबिलिटी होती है टू मेंबर्स की एक पेयर ऑफ द क्यूबिट्स की, तो उसके अंतर्गत एक सिंगल क्वांटम स्टेट में वे एक साथ रह सकते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो नासा का जो जेट प्रोपल्सन जो लेबोरेटरी है उसने डेवलप किया है एक क्वांटम डिटेक्टर को जो कि एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकेगा कि जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर्स हैं कि वह ह्यूज क्वांटिटी में जो क्वांटम डेटा है वह किस तरीके से ट्रांसफर कर पाते हैं, तो इसके बारे में ये क्वांटम डिटेक्टर पता लगा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है एक फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग होती है जो कि क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड होती है। अगर हम बात करें क्वांटम थ्योरी की तो एक तरीके से जो एक्सप्लेन करती है कि जो बिहेवियर है एनर्जी और मटेरियल का ऑन द एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर अगर हम इसको ले जाएं तो वह किस तरीके से बिहेव करेगी, तो उस थ्योरी को इसके अंतर्गत क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जो क्वांटम थ्योरी के अंतर्गत जो कंप्यूटर हैं वर्क करते हैं जो कि बाइनरी कोड होता है 0-1, तो उसके बियॉन्ड ये काम करते हैं और ये एक तरीके से जो काम करते हुए ये क्यूबिट्स के रूप में काम करते हैं और काम करते वक्त ये लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग जो होती है ये इसके अंतर्गत 2 फीचर्स होते हैं क्वांटम फिजिक्स के, जिसमें सुपरपोजिशन होता है और क्वांटम इंटेंगलमेंट होता है, जिसके अंतर्गत जो सुपरपोजिशन होता है इसके अंतर्गत जो क्वांटम इस तरीके का क्वांटम सिस्टम होता है जिसमें एक ही जो मैटर है वह मल्टीपल स्टेट्स में इसके अंतर्गत रह सकता है एक ही समय पर। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो इंटेंगलमेंट होता है उसके अंतर्गत इसमें जो एबिलिटी होती है कि जो 2 मेंबर हैं किसी पेयर के, अगर मान लीजिए एक जो पेयर है इसके अंतर्गत 2 मेंबर्स हैं तो एक साथ ही सिंगल क्वांटम स्टेट में इसके अंतर्गत रह सकते हैं। इसी के लिए इस बार जो नोबेल प्राइज है वह क्वांटम इंटेंगलमेंट पे ही दिया गया है। इसके अंतर्गत इंटेंगलमेंट के अंतर्गत अगर कोई पार्टिकल है उसको अगर हम एक जगह अगर हम पेरिस में भेज दें और दूसरी जगह मान लीजिए उसको हम इंडिया में रखें, तो इसमें अगर एक तरीके से एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े होते हैं जिसके अंतर्गत अगर हम एक के अंतर्गत इसमें चेंज करेंगे तो दूसरे में भी चेंज हमें दिखाई देगा। तो इसके अंतर्गत जो मेंबर्स होते हैं पेयर के वह एक दूसरे से इसमें टेंगल्ड होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं सिंगल क्वांटम स्टेट के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बेनिफिट्स और एप्लीकेशंस क्या रहेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी अर्ली और जो टाइमली कलेक्शंस है क्लाइमेट डेटा के माध्यम से वह एक तरीके से हमारा जो खतरनाक हो जाता है उसकी कैटास्ट्रॉफी को इसके अंतर्गत रिड्यूस किया जा सकेगा और जो इनिशियल स्टेज में ही इसमें एक तरीके से इसमें इन कैटास्ट्रॉफी से बचा जा सकेगा। साथ ही साथ सिक्योर कम्युनिकेशन इसके द्वारा प्रोवाइड कराया जा सकता है क्योंकि ये एक तरीके से जो एप्लीकेशन है सैटेलाइट के अंतर्गत, मिलिट्री पर्पस के अंतर्गत, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत भी इसके अंतर्गत सिक्योर कम्युनिकेशन के माध्यम से इसके कई सारे इसमें यूज किए जा सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम इसके रिसर्च की बात करें तो जो बायोलॉजिकल रिसर्च है जैसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग, जो टेलर जो मेडिसिन्स हैं, डिलीवरी है और साथ ही साथ जो साइंटिफिक रिसर्च है ऑन द यूनिवर्स, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में, तो इसके द्वारा एक तरीके से रिसर्च इसके माध्यम से की जा सकती है। लेकिन इसका कुछ चैलेंजेस भी हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के कि इससे स्किल डेवलपमेंट से संबंधित इशू है और ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है R&D के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, साथ ही साथ इससे एथिकल कंसर्न्स भी इसके द्वारा जुड़े हुए हैं क्योंकि एक तरीके से इसमें एडवांस जो मशीनिंग होगी और जो कि रिप्लेस कर सकती है ह्यूमंस को। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग और जो क्लासिकल जो कंप्यूटिंग होती है उसमें किस तरीके से डिफरेंस होते हैं, ये जो क्यूबिट्स के रूप में एक तरीके से ये इसकी वैल्यू होती है, ये तो या 0 या 1 ये दोनों साइमल्टेनियसली भी इसके अंतर्गत साथ में ये हो सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के अंतर्गत। इसके अलावा जो क्लासिकल कंप्यूटिंग होती है उसके अंतर्गत जो ट्रांजिस्टर है वह एक तरीके से या तो वह 0 को काउंट करेगा या 1 को काउंट करेगा, एक साथ इनको साइमल्टेनियसली नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसमें जो पावर इंक्रीज है एक तरीके से जो एक्सपोनेंशियली होती है और जो नंबर ऑफ क्यूबिट्स के साथ में ये बढ़ती जाती है। अगर हम बात करें इसमें जो पावर इंक्रीज है वह लीनियरली होती है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ने के साथ में, और इसमें हाई एरर रेट्स हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो लो एरर रेट्स हैं वह इसके अंतर्गत कम होती है। ये ऑपरेट करता है एट द क्लोज टू द एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर, लेकिन ये जो क्लासिकल कंप्यूटिंग है वह एक तरीके से रूम टेम्परेचर पर काम करता है। और जो एक जो मच सिक्योर जो नेटवर्क है जिसके लिए इसका जो साइबर सिक्योरिटी में इसका यूज किया जा सकता है, तो ये एक मच सिक्योर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, जबकि ये लेस सिक्योर वर्क इसके अंतर्गत होता है। ये जो सूटेड है जो बिग कॉम्प्लेक्सेस अगर हमें टास्क करना है जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन या प्रॉब्लम डेटा एनालिसिस या सिमुलेशंस के अंतर्गत इसका यूज किया जा सकता है। और ये जो एवरीडे जो प्रोसेसिंग जो टास्क हैं उसके लिए क्लासिकल कंप्यूटिंग का जैसा कि हम यूज करते ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इनिशिएटिव लिए गए हैं प्रमोट द क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, तो जो एक नेशनल मिशन चल रहा है ऑन द क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस पर, ये गवर्नमेंट के द्वारा इसका जो 2021 का जो बजट है इसके अंतर्गत एलोकेट किया गया था 8,000 करोड़, जिसके अंतर्गत जो नेशनल मिशन है ऑन द क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस के लिए, जिसके अंतर्गत जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्रिप्टोग्राफी है, कम्युनिकेशंस है और मटेरियल साइंस है, इसको इसके अंतर्गत डेवलप किया जा सके। और जो क्वांटम कंप्यूटिंग जो लेबोरेटरी है ये इसका एक इंडिया आर्मी सेटअप है क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी का, और इसके अंतर्गत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सेंटर है, मिलिट्री इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूशन है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, इन 2021 में इसको सेटअप किया गया था और ये बैक्ड है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट से। इसके अलावा जो क्वांटम जो कम्युनिकेशन जो लैब है एक सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ जो टेलीमेटिक्स है यानी कि जो C.DOT है उसने लॉन्च किया था क्वांटम कम्युनिकेशन लैब को इन 2021 में, जो कि सपोर्ट करता है मोर देन 100 किलोमीटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑप्टिकल फाइबर को। साथ ही साथ इसका जो कोलैबोरेशंस है डिफेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ जो एडवांस टेक्नोलॉजी है यानी कि DIT, तो उसके अंतर्गत साथ ही साथ जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है यानी कि CDAC, तो इसके अंतर्गत कोलैबोरेट कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए। जो आई हब जो क्वांटम टेक्नोलॉजी जो फाउंडेशन है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लगभग 13 रिसर्च ग्रुप्स इसके अंतर्गत शामिल है फ्रॉम द आईसर पुणे इसने लॉन्च किया है आई हब क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन को टू द फर्दर, जिसके अंतर्गत जो क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है उसका आगे विकास किया जा सके। तो भारत में CDAC, C.DOT और जो आपकी जो क्वांटम लैब है क्वांटम कम्युनिकेशन जो लैब है उसकी मदद से क्वांटम टेक्नोलॉजी को इसके अंतर्गत विकास किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में अभी डुरुंग ड्रंग एंड पेंसिलंगपा ग्लेशियर्स अभी चर्चा में रहे, तो ये किस रेंज पर स्थित है? तो इसके रिगार्डिंग आपको 4 रेंजेस दी गई हैं जिसमें शिवालिक रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज और जांस्कर रेंज। तो चलिए जान लेते हैं जो डुरुंग ड्रंग और पेंसिलंगपा जो ग्लेशियर्स हैं वे जांस्कर रेंज के ऊपर स्थित हैं। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा जो डुरुंग ड्रंग एंड पेंसिलंगपा जो ग्लेशियर्स है जो कि लद्दाख के जो जांस्कर हिमालय है उसके अंतर्गत ये स्थित है, उसने रिट्रीट हुए हैं यानी कि इसका जो ग्लेशियर है वह एक तरीके से रिट्रीट हुआ है, और जो डुरुंग ड्रंग का हुआ है वह 10% हुआ है, और जबकि जो पेंसिलंगपा है उसका 8% हुआ है पिछले 48 सालों में। अगर हम बात करें डुरुंग ड्रंग एंड पेंसिलंगपा ग्लेशियर्स की, तो जो डुरुंग ड्रंग है और जो पेंसिलंगपा है एक तरीके से रिट्रीट हुआ है। अगर हम इसको
सॉरी, अगर हम इसको स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो 7.8 स्क्वायर किलोमीटर रिट्रीट हुआ है डुरुंग ड्रंग, और जो पेंसिलंगपा है वह 1.5 स्क्वायर किलोमीटर तक इसके अंतर्गत 1971 से 2019 तक ये रिट्रीट हुआ है। और इसमें जो दोनों ग्लेशियर्स हैं ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जांस्कर रिवर की, यानी कि इन ग्लेशियर्स के द्वारा उन रिवर्स को इसके अंतर्गत फीड किया जाता है जो कि ट्रिब्यूटरी हैं जांस्कर रिवर की। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें इसकी क्लाइमेट चेंज ग्लेशियर रिट्रीट की, तो इसके अंतर्गत जो इन्फ्लुएंस होता है वहाँ की टोपोग्राफिक सेटिंग्स और वहाँ की मॉर्फोलॉजी से। और जो पेंसिलंगपा जो ग्लेशियर्स है एक तरीके से इन द सुरु रिवर बेसिन इसके अंतर्गत है, और जो डुरुंग ड्रंग जो ग्लेशियर्स है एक डोडा रिवर बेसिन इसके अंतर्गत शामिल है, जो कि लोकेटेड है जांस्कर रेंज है लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी। और जो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंतर्गत जो डुरुंग ड्रंग ग्लेशियर्स के पास में एक है डोडा रिवर, और जो पेंसिलंगपा ग्लेशियर्स है उसके पास में है सुरु रिवर, और ये दोनों ही जो ट्रिब्यूटरी हैं वह जांस्कर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जांस्कर रेंज की, तो जांस्कर रेंज एक माउंटेन रेंज है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंतर्गत, जो कि सेपरेट करता है जांस्कर को फ्रॉम द लद्दाख। साथ ही साथ ये जियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो जो जांस्कर रेंज है ये पार्ट है जो 33 हिमालय है उसका ये पार्ट था। साथ ही साथ जो मार्बल पास और कई सारे पास यहाँ से निकलते हैं, और ये जो पास हैं वे कनेक्ट करते हैं लद्दाख को कश्मीर से। साथ ही साथ इसमें जो 13,000 फीट पर जो जोजिला पास है एक तरीके से एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट है जांस्कर रेंज की, उस पर ये एक तरीके से स्थित है। इसके अलावा जो मैनी रिवर्स हैं यहाँ से एक डिफरेंट ब्रांचेस से यहाँ से निकलती हैं, और जो कि फ्लो होती है नॉर्थवर्ड डायरेक्शंस में, और जिसमें जो ज्वाइन हो जाती हैं ग्रेट जो हमारी इंडस रिवर है उसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत रिवर शामिल हैं हैनले रिवर है, खुरना रिवर है, जांस्कर रिवर, सुरु रिवर, और इसके अंतर्गत सिंगो रिवर शामिल है। और जो जांस्कर रिवर है एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न कोर्स पर, जो कि जब तक वह इसके अंतर्गत इंडस में शामिल नहीं होती तो ये नॉर्थ ईस्टर्न कोर्स पर ये बहती है। अगर हम जाने इसकी मैप पर लोकेशन, तो ये आपका काराकोरम रेंज है, उसके बाद ये जांस्कर रेंज आपको देखने को मिलेगी, एक पीर पंजाल रेंज है, और साथ ही साथ ये कैलाश रेंज भी यहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डुरुंग ड्रंग एंड पेंसिलंगपा ग्लेशियर से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंज्यूमर कोर्ट से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन इंडिया टू रिजॉल्व एंड डिसाइड इश्यूज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, तो उससे संबंधित अगर कोई इश्यूज हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेशनल कोर्ट है इसके अंतर्गत जुरिसडिक्शंस है कि वे एंटरटेन कर सकता है इन कंप्लेंट्स को जिनकी वैल्यू है गुड्स ऑन सर्विसेज की, वह इसके अंतर्गत एक्सीड होनी चाहिए 50 लाख से ऊपर, और ये 2 करोड़ से नीचे की होनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कंज्यूमर कमीशंस है वह उसको एक पावर है सिविल कोर्ट्स की इन मैनी एस्पेक्ट्स में। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको एस्टैब्लिश किया गया है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 के अंतर्गत कोई भी इससे संबंधित कोई इशू आता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इसको स्थापित किया गया है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो नेशनल कोर्ट है वह इसके अंतर्गत जो लिमिट रखी गई है इससे संबंधित जो कंप्लेंट्स होंगी 50 लाख से 2 करोड़ के बीच की, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो नेशनल कोर्ट है वह 2 करोड़ से ऊपर के अगर गुड्स एंड सर्विस के कोई केस हैं तो उनकी कंप्लेंट को ही ये एंटरटेन करता है, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो कंज्यूमर कमीशन है एक तरीके से पावर है इनको सिविल कोर्ट्स की इन मैनी एस्पेक्ट्स में, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर है उसकी जो आर्टिकल 142 की, जिसके अंतर्गत वह किसी भी तरीके का कंप्लीट जस्टिस कर सकता है, तो इसके अंतर्गत इस पावर का यूज करते हुए उन्होंने जो मैंडेटरी इसके अंतर्गत जो प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस था जो कि 20 साल रख दिया गया था, तो उसको कम करके इन्होंने 10 ईयर्स कर दिया है। और ये जो कंडीशन की गई है वह जो कंज्यूमर कोर्ट्स है उसको कौन प्रिसाइड करेगा, उसके लिए जो मैंडेटरी कंडीशन पहले रख दी गई थी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की 20 साल, तो उसको कम करके इसने कर दिया है 10 ईयर्स। तो अब जो 10 ईयर्स जिसको एक्सपीरियंस होगा वह कंज्यूमर कोर्ट को प्रिसाइड कर सकता है। अगर हम बात करें कंज्यूमर कोर्ट की, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था जो भी इशू हैं आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत, तो उन इश्यूज को इसके अंतर्गत रिजॉल्व करने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था।
और ये सेटअप किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हैं, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर इनको सेटअप किया गया है और इनकी जो लिमिट है वह अलग अलग कंप्लेंट्स की इसके अंतर्गत रखी गई है। जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उसके अंतर्गत जो उनको जुरिसडिक्शंस है यानी कि उनको अधिकार प्राप्त है कि वे एंटरटेन कर सकते हैं ऐसी कंप्लेंट्स को जो कि वैल्यू उनकी अगर होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वह इसके अंतर्गत 50 लाख से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, यानी कि लेस देन 50 लाख की वे कंप्लेंट्स होंगी तो वे इसके अंतर्गत देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट कोर्ट्स हैं वे 50 लाख से 2 करोड़ तक के बीच की कंप्लेंट्स को देख सकते हैं और इसके अलावा जो नेशनल कोर्ट्स हैं वे 2 करोड़ से ऊपर तक की जो कंप्लेंट्स होंगी उनको इसके अंतर्गत देखा जा सकता है और ध्यान रखिएगा इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो टाइप्स ऑफ जो कंज्यूमर केसेस हैं जो कि जा सकते हैं कोर्ट के अंतर्गत, जो कंज्यूमर कोर्ट है अगर इससे संबंधित कोई ट्रेडेड या सेलर से संबंधित कोई इश्यूज हैं या कोई इनके बीच में डिसएग्रीमेंट है तो वह जा सकते हैं। इसके अलावा कोई पुअर सर्विसेज दी गई हैं या गुड्स एंड हार्म गुड एंड सर्विसेज दी गई हैं या अनफेयर या रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस जो एक्टिविटी है डैमेज गुड्स हैं तो इसके अंतर्गत वह जा सकते हैं। साथ ही साथ जो एक तरीके के जो केसेस हैं जिससे कि जनरल पब्लिक इन द रेंज ऑफ जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैं तो उससे संबंधित अगर केसेस होते हैं तो वह भी इसके अंतर्गत जा सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जो आर्टिकल 42 142 की तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वे किसी भी केस के अंतर्गत कंप्लीट जस्टिस के लिए वे कोई भी इसके अंतर्गत निर्णय दे सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कंज्यूमर कोर्ट के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शून्य कैंपेन से संबंधित है जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि शून्य एक तरीके का कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन है जिसके अंतर्गत जो रिड्यूस करेगा एयर पॉल्यूशंस, जिसके अंतर्गत प्रमोट किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फॉर राइड हेलिंग एंड डिलीवरीज के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो कैंपेन है 130 इंडस्ट्रीज पार्टनर्स हैं जिसके अंतर्गत इंक्लूडिंग है राइड जो हेलिंग है और जो डिलीवरी एंड जो ईवी कंपनीज हैं इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो शून्य कैंपेन है एक तरीके से अवेयरनेस कैंपेन है जिसके अंतर्गत जो राइड हेलिंग और जो डिलीवरीज जो कंपनीज हैं उसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वही यूज करेंगे जिसके कारण से जो एयर पॉल्यूशन है वह रिड्यूस होगा। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो कैंपेन्स हैं 130 इंडस्ट्रीज पार्टनर्स इसके अंतर्गत शामिल है जिसमें जो राइड हेलिंग जैसे कि आपकी ओला उबर हो गई, इसी तरीके से डिलीवरी जैसे कि स्विगी और जो जोमेटो हो गई और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो कंपनीज हैं उसका इसके अंतर्गत पार्टनर है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो शून्य है एक तरीके से कंज्यूमर अवेयरनेस जो कैंपेन है एक तरीके से रिड्यूस करेगा एयर पॉल्यूशन को, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा जो राइड हेलिंग और जो आपकी डिलीवरीज जो कंपनीज हैं उसके अंतर्गत जो ये जो डिलीवरी के लिए जो यूज करते हैं सामान की डिलीवरी के लिए या इसके अंतर्गत राइड के लिए, तो इन जो व्हीकल का यूज किया जाएगा वह व्हीकल होंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी, जैसे कि ओला के द्वारा जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज किए जाएंगे फॉर द राइडिंग के लिए। साथ ही साथ जो जोमेटो है तो वे उनके लिए डिलीवरी के लिए खाना पहुंचाने के लिए वे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इसके अंतर्गत यूज करेंगे। तो ये जो कैंपेन है ये नीति आयोग का कैंपेन है और जिसके कारण से जो एयर पॉल्यूशन है उसको इसके अंतर्गत रिड्यूस किया जा सकता है। ये जो कैंपेन है इसके अंतर्गत 130 इंडस्ट्री पार्टनर इसके अंतर्गत शामिल है जिसमें जो राइड हेलिंग जो डिलीवरीज और ईवी कंपनीज इसके अंतर्गत शामिल हैं। ये एक तरीके से ईजियर रहेगा ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए कि वे एक तरीके से इनके प्रोडक्ट को उनको एक तरीके से उनकी जो कॉम्पिटिटिव जो कंपनी है उससे एक तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका जो एडवांटेज होगा कि लास्ट माइल जो डिलीवरीज है इससे पहुंच सकेगी, क्योंकि इंडिया के जो ऑनलाइन शॉपिंग जो सेक्टर है वह लगातार बढ़ रहा है और 2022 की अगर हम बात करें तो इसका ऐसा माना जा रहा है कि $150 बिलियन तक ये पहुंच गया है। साथ ही साथ ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है और इसका जो नेटवर्क ऑफ जो डिलीवरी है और जो ट्रक है बाय मूविंग द जो एंड ट्रांसपोर्टेशन है आइटम्स को बेस्ट कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज करेंगे तो इस तरीके से ये इमिशंस को भी कम करेगा जिससे कि जो एयर पॉल्यूशन है वह भी इसके अंतर्गत कम होगा। और जो एनर्जी सिक्योरिटी है क्योंकि वह हमें जो अधिकांश जो क्रूड ऑयल है वह बाहर से इंपोर्ट करना होता है, तो इसलिए इससे हमारा जो करेंट अकाउंट जो डेफिसिट है वह भी कम होगा और हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी भी है वह भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करने से इसमें एक तरीके से वह भी इंश्योर हो पाएगी। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जो भी आपकी राइड हेलिंग कंपनीज हैं या जो आपकी फूड डिलीवरी जो कंपनी है वह यूज करेंगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, तो इसी का नाम है शून्य कैंपेन और जो किसके द्वारा चलाया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा।
तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया शून्य मिशन के बारे में, शून्य कैंपेन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडिशनल टियर 1 बॉन्ड से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स हैं एक तरीके के टाइप ऑफ परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि सेबी के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो 81 जो बॉन्ड्स होते हैं एक तरीके के परपेचुअल होते हैं, यानी कि स्थायी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके अंतर्गत कोई भी मैच्योरिटी डेट इसके अंतर्गत नहीं होती। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो 81 जो बॉन्ड्स होते हैं उसकी कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती और ये एक तरीके के स्थायी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा A1 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो डिसीजन को होल्ड पर रखा है कि इसके अंतर्गत जो रिनाउंड जो 81 बॉन्ड्स था उसको राइट ऑफ कर दिया गया था, तो उससे संबंधित ये एक तरीके का डिसीजन को उसने होल्ड पर रखा है। अगर हम बात करें एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स के बारे में, तो जो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स होते हैं एक तरीके के टाइप ऑफ परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी कोई भी मैच्योरिटी डेट इसके अंतर्गत नहीं होती। और इसके द्वारा जो भी इशुअर्स होता है वह एक तरीके से उसको यह अधिकार होता है कि वह इसके अंतर्गत वह कॉल ऑप्शंस इसके अंतर्गत ले सकता है, यानी कि इस बॉन्ड को बेचने के बाद कुछ समय बाद इश्यूअर्स को यह अधिकार होता है कि इसके अंतर्गत वह उनको जो कस्टमर्स हैं उनको उसके लिए रिडीम कराने के लिए इन बॉन्ड्स को वापस मंगा सकता है और उस बॉन्ड से संबंधित जो पैसे हैं वह उनको दे सकता है। यानी कि इस पर जो इश्यूअर्स है उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि उसको इस समय के बाद इसको देना ही पड़ेगा, उसको रिडीम करना ही पड़ेगा उस बॉन्ड को। इसके अलावा जबकि ये उसके डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है कि वह उनको कुछ समय के बाद उसको रिडीम करवा सकते हैं। इसके अलावा जो 81 बॉन्ड्स है एक तरीके से जो सारे जो अदर डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका एक सबऑर्डिनेट्स है और जो कॉमन इक्विटी होता है उसका एक तरीके से इसको सीनियर कहा जा सकता है। अगर हम बात करें इसका जो रेगुलेटर्स है फिर आरबीआई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा ये आरबीआई के द्वारा होता है, ना कि सेबी के द्वारा। और ये जो बॉन्ड्स हैं एक तरीके से टिपिकली यूज्ड किए जाते हैं बैंक्स के लिए कि जो उनकी जो टियर 1 कैपिटल्स है उसको मजबूत करने के लिए। इसके अलावा इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होती है, क्योंकि रिस्क इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें कोई भी एक तरीके से टेन्योर पीरियड नहीं है, क्योंकि इसे जिस भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको इशू किया गया है तो अगर वह इंस्टीट्यूशन फेल होता है तो उसके अंतर्गत कोई भी तरीके का उनको पेमेंट नहीं मिल पाएगा। तो एक तरीके से इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ इसमें जो बैंक है वह भी इसके अंतर्गत इनको राइट ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ नॉन वायबिलिटी की स्थिति में जो 81 जो बॉन्ड्स होते हैं फर्स्ट पार्ट होता है डेब्ट का जिसको रिटर्न ऑफ इसके अंतर्गत किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स एक तरीके से इस तरीके से कोई भी इंस्टीट्यूशन है वह मार्केट से पैसा कलेक्ट करने के लिए और या कोई गवर्नमेंट भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकती है, तो वह मार्केट से पैसा उठाने के लिए बॉन्ड रिलीज करती है जिस पर एक निश्चित इसमें इंटरेस्ट रेट और उसका जो टेन्योर है कि 5 साल के लिए ये बॉन्ड रिलीज किया गया है 10 साल के लिए, तो इस तरीके के टेन्योर के साथ इस बॉन्ड को मार्केट में रिलीज किया जाता है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट या जो प्राइवेट सेक्टर के जो यूनिट्स हैं वह इसके अंतर्गत अपना फंड कलेक्ट करती हैं मार्केट से। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है 81 बॉन्ड से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।